नमस्कार साथियों। मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार विश्नोई अपने समस्त छात्रों का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये चैनल कोविड काल में बनाया गया था और उस समय उद्देश्य ये था कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई से विद्यालय में ऑनलाइन मतलब शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ऑनलाइन क्लास के माध्यम से की जाए। तो ये चैनल आप ही के लिए शुरू किया था और आपने बहुत अच्छा इसको सपोर्ट भी किया है। बहुत दूर दूर तक बच्चे मेरे गूगल प्रश्नोत्तरी के उन्होंने आंसर दिए हैं और काफी सपोर्ट सपोर्ट किया है। और ये चैनल आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी हम आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी आज से शुरू कर रहे हैं। ये एक सीरीज के रूप में होगी और निरंतर आपको ये प्रश्नावली आपको मिलती रहेगी। और यदि आपने इन प्रश्नोत्तरी को भली भांति इनका अध्ययन किया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी यानी कि क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा और संभावित जो प्रश्न पत्र होगा वो मेरे द्वारा जो ये वीडियो आपके लिए प्रेषित किए जा रहे हैं इसी से होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल में आपके विषय से संबंधित लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो अपलोडेड किए गए हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। कहीं किसी वीडियो में आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले पहले मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित भी नए वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास यानी कि 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 अर्थशास्त्र विषय हेतु महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अब ये इस पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं वहां, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा है बहुत ही आसान है उनकी परिभाषा। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों तथा सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों तथा सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो साथ ही इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रश्न संख्या 2, आर्थिक क्रिया का अर्थ बताइए या अर्थ लिखिए या आर्थिक क्रिया का क्या अभिप्राय है। ठीक है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य धन कमाना होता है। फिर तो सुन लीजिए, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य धन कमाना होता है। एक बड़ा ही है, क्या करता है, कुर्सी मेज दरवाजे चौखट वगैरह वगैरह बनाता है। क्यों बनाता है? उससे उसको आय प्राप्त होती है। नहीं, क्या कर रहा है, एक आर्थिक क्रिया कर रहा है, बाल काट रहा है, उससे उसको
क्या मिलता है? धन मिलता है, पैसा मिलता है। एक लोहार क्या करता है? लोहे की वस्तु बनाता है, उससे उसे क्या मिलता है? पैसा मिलता है। दर्जी है, सुनार है, कुम्हार है ना, एक शिक्षक है जो कि नौकरी कर रहा है ना, एक नर्स है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, यानी सेवा कर रहे हैं। कुछ मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। राज है वो भी मजदूरी का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जिसका लक्ष्य धन कमाना होता है। चलिए ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो का अर्थ है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ है छोटा। आपने सुना ना सूक्ष्मदर्शी? आपने देखा होगा सूक्ष्मदर्शी, जिसमें झांक के देखते हैं कोई छोटी सी चीज। अगर चींटी को देखोगे हाथ ये लगेगा उसमें झांकने से। सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत उपभोग, ठीक है, व्यक्तिगत निवेश, है ना। तो व्यक्तिगत मजदूरी, मतलब अर्थशास्त्र का एक तो है हम बेहद अर्थ में बेहद रूप में अध्ययन कर सकते हैं। एक अर्थशास्त्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट के उसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं पे बहुत सारे पत्ते हैं। तो हम इस पेड़ का अध्ययन करते समय प्रत्येक पेड़ पत्ते का अध्ययन कर सकते हैं, प्रत्येक शाखा का अध्ययन कर सकते हैं, या संपूर्ण पेड़ का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पेड़ का अगर हमें अध्ययन करना तो ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। अगर पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाए तो उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, पूरी, है ना। और यदि एक पेड़ के केवल पत्तों का, शाखाओं का, पत्तों का अध्ययन कर रहे, एक एक पत्ते का अध्ययन कर रहे तो हो गया विशिष्ट अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण करना, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या करता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। रैगनर फ्रिस रैगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। रैगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा है। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो अर्थात बड़ा यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समझ गए होंगे? आ जाए। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़े अर्थशास्त्र के बड़े समूहों का अध्ययन करते हैं, जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश, समझ के कुल का अध्ययन करता है, टोटल का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। फिर है अर्थशास्त्र के पिता कौन है? ये तो यार आपको मालूम ही होगा, है ना, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज। ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के प्रकाशन से अर्थशास्त्र विषय का जन्म हुआ है। ये पुस्तक यानी एडम स्मिथ ने लिखी थी, 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, अंग्रेजी में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है? देखिए, वास्तविक अर्थशास्त्र, है ना, एक होता है आदर्श, एक होता है वास्तविक, रियल इकोनॉमिक्स, वास्तविक अर्थशास्त्र, है ना। अर्थ विज्ञान जो है ना, विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक आदर्श विज्ञान, दूसरा वास्तविक विज्ञान। आदर्श विज्ञान क्या है? प्रश्न से यानी क्या होना चाहिए से संबंधित है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए,
और वास्तविक विज्ञान वो क्या करता है, क्या है प्रश्न का उत्तर देता है, क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है। ठीक है, तो वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र जो है सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन करता है, और आदर्श विज्ञान होने के नाते वो उनको लागू भी करता है। तो वास्तविक विज्ञान जो है ना, वो अर्थशास्त्र अगर वास्तविक विज्ञान है तो वो एक वैज्ञानिक की भांति अर्थशास्त्र के यानी नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करेगा, और नियमों को लागू करने का कार्य जो है वो नीति शास्त्र पर छोड़ दे। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे। देखिए, विज्ञान की परिभाषा दो वर्गों में, दो अर्थों में हम दे सकते हैं। विज्ञान को दो अर्थों में हम परिभाषित कर सकते हैं। एक होता है संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण अर्थ में विज्ञान की परिभाषा, ठीक है, और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। इन दो अर्थों में विज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। संकीर्ण अर्थ, पहले व्यापक अर्थ को देख लीजिए, किसी भी विषय का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की एक परिभाषा तो ये हो गई, ये व्यापक परिभाषा है। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र का ज्ञान अर्थशास्त्र के 5 बड़े विभागों में क्रमबद्ध रूप से वर्णित है। जैसे सबसे पहले है उपभोग। क्या है? उपभोग। ठीक है, उपभोग को समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत कहा जाता है, बाद में समझाएंगे। उत्पादन, उपभोग की आवश्यकता होगी तो उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के 5 साधन आपकी किताब में 4 है, आप 4 ही लिखिए। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। ठीक है, ये 4 साधन, और हमारे तो 5 पड़े हुए, इसमें संगठन भी है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो 4 आपकी किताब में लिखे तो 4 ही बताइएगा, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। ठीक है, उत्पादन जब करेंगे तो चारों साधन प्रतिभाग करेंगे, तो प्रत्येक को अपना भाग चाहिए। तो जो उत्पादन होगा उसको बेचा जाएगा, अर्थात विनिमय किया जाएगा, विनिमय होगा। ठीक है, जब विनिमय होगा तब उत्पादन के साधनों में जो शुद्ध आय होगी उसका वितरण होगा, तो वितरण। ठीक है, और 5वां, जब सभी साधनों को आय मिलेगी तब सरकार को कर मिलेगा, सरकार को आय मिलेगी तो राजस्व होगा। तो अर्थशास्त्र की ये विषय वस्तु भी कहलाती है, और अर्थशास्त्र के 5 विभाग है ये, और ये क्रमबद्ध हैं, इसी रूप में है। सबसे पहले उपभोग, फिर उत्पादन, फिर विनिमय, फिर वितरण, फिर राजस्व। अर्थशास्त्र के 5 विभाग है। समझ में आ गया? तो अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है, इसलिए अर्थशास्त्र विज्ञान है। संकीर्ण अर्थ, संकीर्ण अर्थ में विज्ञान की परिभाषा यदि हमें करनी है तो देखिए, एक होती है क्रिया, क्रिया, फिर होता है कारण, और फिर होता है परिणाम। ये 3 चीजें हैं, क्रिया, कारण, परिणाम। ठीक है, 3 चीजें। देखिए, आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम सुना है। किसी चीज को आकाश की ओर फेंके क्या होता है? हमने क्रिया की, किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंका, क्या होगा? क्या परिणाम होगा? जमीन पे गिर जाएगी। कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आगे ना ग्रेविटी पावर। तो किसी क्रिया का कारण होता है और उसका एक निश्चित परिणाम होता है। तो क्रिया कारण के पारस्परिक यानी संबंधों के आधार पर, क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध के आधार पर परिणाम की व्याख्या करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा है। हमने बताया क्रिया कारण में एक निश्चित संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना की जा सकती है। तो इस आधार पर यदि हम परिभाषा देते हैं
तो उस परिभाषा को हम कहेंगे संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषा। ठीक है, क्रिया कारण के पारस्परिक संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। तो वास्तविक विज्ञान जो है ना, वो क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करता है, याद रखिएगा, भूलिए मत। और आदर्श विज्ञान तो ये है, यानी क्या, यानी क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता, तो व्यापक अर्थ की परिभाषा हो गई। ठीक है, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है, सकारात्मक विज्ञान यानी आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान क्या है प्रश्न का उत्तर देता है, और आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान है, केवल वो वास्तविक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है, अपितु वह आदर्श विज्ञान भी है। ठीक है, लेकिन वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं? क्रिया कारण के संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र वास्तविक विज्ञान कहलाता है, और अर्थशास्त्र क्रिया और कारण के संबंध को स्पष्ट करता है, इसलिए वो वास्तविक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमितता या दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? जो वस्तु, जिस वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, तो वो उसको हम कहेंगे सीमित है, दुर्लभ। ठीक है, और यदि पूर्ति जो है मांग से ज्यादा है तो वो, ठीक है, सर्वसुलभ है। रेगिस्तान में एक गिलास पानी मिलना बहुत दुर्लभ है ना, अर्थात वहां पानी सीमित है। लेकिन समुद्र में पानी पानी, नदियों में पानी पानी, बांध में पानी पानी, है ना, नल में पानी ही पानी। समझ रहे हैं ना? पीने योग्य पानी जो है वो भी सीमित होता है। जैसे मात्रा में खराब अंडे कम होने पर भी सीमित नहीं होते, और अच्छे अंडे मात्रा में बहुत अधिक होते हैं तब भी सीमित होते हैं। तो जिन साधनों, यानी कि जिन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से कम है, तो वो दुर्लभ कहलाएगा। ठीक है, सीमितता का या दुर्लभता का क्या अभिप्राय है? साधनों से क्या अभिप्राय है? अभी हमने आपको बताया ना कि जब उत्पादन हम करते हैं तो उसके लिए हमें श्रम, सबसे पहले भूमि एक, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी चाहिए, चौथा आपका है साहस। ठीक है, ये जो है इनके सहायता से उत्पादन किया जाता है, इनको हम संसाधन कहेंगे। उत्पादन में जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उनको हम साधन कहते हैं। साधन, उत्पादन के साधन, घटक, कारक, तत्व, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ गए होंगे। तो संसाधनों का अभिप्राय है उत्पादन कार्यों में प्रयोग में जिन वस्तुओं और सेवाओं को लाया जाता है उनको हम संसाधन कहेंगे। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या है? देखिए, चाहे कोई भी साधन है, अगर कोई साधन ऐसा है जिसे विविध प्रयोगों में लाया जाए तो हम कहेंगे कि वो साधन वैकल्पिक प्रयोग वाला है। जैसे वैसे जो साधन है, साधन की अंतर्निहित विशेषता ये होती है कि वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। ठीक है, जैसे बिजली है तो बिजली के अनेक प्रयोग, पानी है, पानी के अनेक प्रयोग, कोयला है, कोयले के अनेक प्रयोग हो सकते हैं, लोहा है, लोहा के अनेक प्रयोग हो सकते हैं, सोना है, सोने के भी अनेक प्रयोग हो सकते हैं। तो जब कोई साधनों का वैकल्पिक प्रयोग से क्या है कि वो अनेक प्रयोगों में वो लगाया जा सकता है या अनेक प्रयोग उसके किए जा सकते हैं। वैकल्पिक प्रयोग। साधनों की मितव्ययिता का क्या अभिप्राय है? जो हमारे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन है, इनका उपयोग, इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाना है ताकि हमें जो है अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके, और इस प्रकार से यानी वस्तु सेवाओं का उपभोग करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, तो साधनों का मितव्ययिता के साथ प्रयोग करना, किफायत के साथ प्रयोग करना। उपभोग से क्या अभिप्राय है?
वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता की कमी करना उपभोग कहलाता है। तुष्टिगुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। जैसे दूध है, दूध को हमने पी लिया तो उपयोगिता खत्म। ठीक है, ये हमारा पेन है, ये चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक उपयोगी है, जब नहीं ये इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उपयोग हो रहा है लिखने में। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का आवश्यकता संतुष्टि हेतु प्रत्यक्ष और अंतिम प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। ठीक है, और जैसे दूध का गिलास पी लिया है, उपयोग उपभोग जो है वो दो प्रकार का होता है, शीघ्र उपभोग और मंद उपभोग। जैसे दूध का गिलास पिया, शीघ्र उपभोग हो गया है, और जैसे ये पेन है तो ये 2-4 दिन चलेगा, तो इसका तो थोड़ा सा मंद उपभोग है। पंखा होता है बिजली का, सालों साल चलता है, मंद उपभोग है। टीवी है, मंद उपभोग है। समझ गए? यस। उत्पादन से क्या अभिप्राय है भाई? उपभोग से तो तात्पर्य है वस्तु और सेवाओं में तुष्टिगुण की कमी करना। तुष्टिगुण तो जानते होंगे ना, तुष्टिगुण किसे कहते हैं? किसी वस्तु सेवा पदार्थ का वह गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, उसको तुष्टिगुण कहते हैं। अगर हम तुष्टिगुण की वृद्धि करेंगे तो हम कहेंगे उत्पादन कर रहे हैं। जैसे ये किसी ने पेन बना दिया, इसको उपयोगी बना दिया, इसमें थोड़ा काला रंग है, इंक है, ये प्लास्टिक है, पता नहीं क्या क्या, और इसको बना दिया उसने, इसमें उपयोगिता का सृजन कर दिया, यानी मूल्य का सृजन कर दिया, तो उपयोगिता हो गया। ठीक, यानी उत्पादन हो गया। और अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ गए? जैसे वस्तु होती है जिसमें आवश्यकता होती है, हमारी आवश्यकता की वस्तु होगी, हम उसको आवश्यकता संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाएंगे, उपयोग करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम उस यानी उसमें तुष्टि की कमी कर रहे हैं। ठीक है, और यदि एक बढ़ई है, वो मेज बना रहा है लकड़ी से, उसने लकड़ी से मेज बनाई, तो वो लकड़ी की उपयोगिता को बढ़ा रहा है, तो उपयोगिता का सृजन कर रहा है। समझ गए? उत्पादन से क्या अभिप्राय होता है? तुष्टिगुण या उपयोगिता के सृजन से अभिप्राय। वस्तु और सेवा में तुष्टिगुण का सृजन करना, यानी तुष्टिगुण की उत्पत्ति या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। समझा क्या? नेक्स्ट है, विनिमय से क्या अभिप्राय है? दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय जो होता है, क्या होता है? विनिमय में तो यही होता है ना, आप बाजार जाते हो तो वस्तु खरीदते हो, एक वस्तु बेच रहा होता है, दूसरा खरीद रहा होता है, तो यही तो विनिमय है, खरीदना बेचना। ठीक है, लेकिन इसको अर्थशास्त्र की भाषा में किस प्रकार परिभाषित करेंगे? दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय के लिए दो पक्ष होने चाहिए। ठीक है, एक राम, दूसरा श्याम, दो पक्ष होने चाहिए, है ना? दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु होनी चाहिए, दोनों अपनी वस्तुओं को एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार हों, ऐच्छिक हों। ये नहीं कि राम जबरदस्ती का शाम चला मुझे दे दे, दोष जमाए उसके ऊपर। कानूनी होता है विनिमय, वैधानिक होता है, दोनों के बीच होगा तो पारस्परिक होगा, दोनों पक्ष ऐच्छिक होंगे विनिमय के लिए, इनके बीच में धन का हस्तांतरण होगा, और दो पक्ष होंगे, तो दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक वैधानिक पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। ठीक है, ये मार्शल की परिभाषा है विनिमय की, ये आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषा है, अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में विनिमय का अभिप्राय है ना, अर्थशास्त्र के उस विभाग से है विनिमय का अभिप्राय जिसमें हम वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, ठीक है, से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो वस्तु सेवाओं का आवश्यकता हेतु भोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? अभी देखिए, बिस्कुट बनाते हैं तो बिस्कुट कैसे बनता है? आटे, आटे के साथ क्या? मक्खन, चीनी, है ना, और उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए, गैस चाहिए,
बस चाहिए ना, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि जो वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होगा या उत्पादन होगा। समझ गए? अगर हमने मेज बनानी है तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी? लकड़ी, स्टील, है ना? समझ गए ना? तो मध्यवर्ती वस्तु ये एग्जाम में आएगा, कुछ याद रखिएगा। तो ये 15 क्वेश्चन आज के हो गए हैं। कल फिर 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे, इसी वीडियो में जोड़ दिए जाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, और वीडियो को जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।